प्रिय मित्रों, शुभ अपराह्न। द गैलेक्सीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं छायावाद के कुछ महत्वपूर्ण कवि, आइए उन्हीं कवियों के सिलसिला में आज चर्चा की जाए। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। तो आइए चर्चा करते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से यूपीएसआई हुआ, यूपी टेट हुआ और अदर एग्जाम संबंधी यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, पंत की रचनाओं से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो आइए आज पंत की बात करते हैं। सुमित्रानंदन पंत। आज हम लोग सुमित्रानंदन पंत की बात करेंगे। इनका जन्म देखा जाए, इनका जन्म समय था क्या? इनका जन्म समय था 1900 ईस्वी। क्या था? 1900 ईस्वी। और जब पूछा जाए इनकी मृत्यु का समय, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मृत्यु समय। तो मृत्यु समय है 1977 ईस्वी, अर्थात कुल मिला के 77 वर्ष का इनका जीवन काल रहा। अब देखा जाए जन्म स्थान। जन्म स्थान है कौसानी। कौसानी है कहाँ? वास्तव में अल्मोड़ा एक जिला है। अल्मोड़ा जिला अर्थात कहाँ है ये? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कौसानी नामक स्थान पर किसका जन्म हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए मृत्यु स्थान, तो मृत्यु स्थान भी किया जा सकता है। इनका मृत्यु स्थान है इलाहाबाद, अर्थात प्रकृति के ये सुकुमार कवि इलाहाबाद में इनकी मृत्यु होती है। और जन्म इनका कहाँ है? जन्म है अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम। और कहाँ है ये? उत्तराखंड में है। अब ध्यान दीजिएगा, पंत के बचपन का नाम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंत के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था गोसाई दत्त। क्या नाम था? गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम था। और आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था गंगा दत्त। और ध्यान दीजिएगा, इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम सरस्वती था। क्या था? सरस्वती। तो माता पिता वास्तव में एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। ज़्यादातर यही पूछा जाएगा बचपन के नाम में गोसाई दत्त के नाम आपको रटने होंगे, अर्थात पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। और या तो जन्म स्थान पूछ लेगा, या तो मृत्यु स्थान, या तो इनकी ईस्वी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। माता पिता से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनकी उपाधि क्या क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, उपाधि से जब क्वेश्चन किया जाएगा तो इनकी उपाधि हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहलाते हैं। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इनकी उपाधि है। अगर कभी पूछा गया कि हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ कौन कहलाता है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ कौन कहलाते हैं? उपाधि के रूप में सुमित्रानंदन पंत जी कहलाते हैं। और ध्यान दीजिए, आइए पंत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। फिलहाल इसको एक बार पुनः अभ्यास कर लेते हैं। जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी। मृत्यु कब हुई? 1977। कहाँ हुआ जन्म? कौसानी अल्मोड़ा के निकट उत्तराखंड में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इलाहाबाद। बचपन का नाम क्या था पंत जी के? तो गोसाई दत्त था। पिता का नाम गंगा दत्त, माता का नाम सरस्वती। उपाधि इनके है हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ के रूप में जाने जाते हैं। तो आशा करता हूँ
कि ये जन्म और बचपन व माता पिता के व उपाधि के नाम को आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं सुमित्रानंद पंत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए इनके कुछ मुख्य बिंदु पर चलते हैं या मुख्य तथ्य पर। तो आइए कुछ तथ्य को नोट करते हैं हम आप। पंत को निराला ने प्रकृति का सुकुमार कवि, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा था। तो क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि प्रकृति का सुकुमार कवि, ये तो यूपी टेट में भी क्वेश्चन आ चुका है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा गया। पूछा जाएगा किसने कहा था, तो इन्हें कहा था प्रकृति का सुकुमार कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो निराला ने प्रकृति का सुकुमार कवि इन्हें कहा था। और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट को लेकर के, और भी तथ्य इनसे पूछे जा सकते हैं मुख्य बिंदु से। पंत का प्रिय छंद रोला है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कभी आए कि पंत का प्रिय छंद क्या था, तो रोला था। रोला एक वास्तव में मात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और कहने का तात्पर्य है कि 2 सोरठा के उदाहरण को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो रोला का उदाहरण मिल जाता है। ये रोला से संबंधित कुछ तथ्य हुए। तो पंत का प्रिय छंद क्या था, रोला था। तीसरा पॉइंट है पंत का प्रिय अलंकार। तो इनका प्रिय जो अलंकार है मित्रों, वो अनुप्रास अलंकार है। तो इनका जो प्रिय अलंकार रहा वो क्या रहा, वो मुख्यतः अनुप्रास अलंकार रहा। यहां से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला पॉइंट, पंत ने अपनी भाषा को क्षेत्र भाषा कहा था। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी भाषा को कौन सी भाषा कहा था, तो सुमित्रानंदन पंत ने अपनी भाषा को चित्र भाषा कहा था। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला पॉइंट, पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। तो पंत को छायावाद का क्या कहा जाता है मित्रों, विष्णु कहा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि पंत को छायावाद का बताइए रुद्र कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्हें छायावाद का क्या कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है। और जबकि ब्रह्मा किसे कहा जाता है, वो प्रसाद को कहा जाता है। रुद्र किसे कहा जाता है, निराला को। इस तरह से इनकी क्या उपाधि रही, विष्णु की उपाधि रही। अगला पॉइंट, अमिताभ बच्चन जो नायक है भाई, अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम पंत ने ही दिया था। ध्यान दीजिएगा, अमिताभ बच्चन जो आपके एक्टर हैं, नायक हैं, उनको अगर अमिताभ किसी ने नाम दिया था, किसने दिया था, वो सुमित्रानंदन पंत ने दिया था। जानकारी आपको ये भी होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से लिए जाते हैं। अगला पॉइंट, पंत ने निराला के मुक्त छंद, चाहे कह सकते हो मुक्तक छंद, मुक्तक छंद को
रबड़ या केंचुआ छंद कहा था। अब देखिए मुक्तक छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था और उन्हीं के छंद को रबड़ केंचुआ छंद कहा गया। और किसने कहा था सबसे पहले? इन्होंने कहा था सुमित्रानंदन पंत ने। और यही सुमित्रानंदन पंत बाद में वास्तव में मुक्तक छंद को अपनी रचना में समाहित करने वाले दूसरे कवि बन जाते हैं, लेकिन पहले इसकी आलोचना किए और उसको रबड़ या केंचुआ छंद कह दिए। तो ये तथ्य आपका यहाँ से किया गया। तो आप लोग एक बार अभ्यास कर लें। पंत को निराला ने क्या कहा था? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा था। पंत का प्रिय छंद रोला, पंत का प्रिय अलंकार अनुप्रास अलंकार, पंत ने अपनी भाषा को चित्र भाषा कहा था, पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है, अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम पंत ने ही दिया था, पंत ने निराला के मुक्तक छंद या मुक्त छंद को रबड़ या केंचुआ छंद कहा था। ये 7 पॉइंट आपके यहाँ सो गए। और भी अभी मुख्य तथ्य हैं, आइए सभी तथ्यों को हम आप देख लेते हैं, जांच लेते हैं, परख लेते हैं। कभी भी क्वेश्चन यहाँ से किया जा सकता है। तो ध्यान रहे आप सबसे क्वेश्चन सुमित्रानंदन पंत से जरूर पूछा जाएगा। यहाँ से मुख्य तथ्य जरूर पूछे जाएंगे। आइए चर्चा पर चर्चा और भी कुछ तथ्य को लेकर करते हैं। 8वां पॉइंट आपका होगा सुमित्रानंदन पंत का या पंत की कर दीजिए प्रथम कविता। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता कौन थी? तो सुमित्रानंदन पंत की प्रथम जो कविता है वो है गिरजे का घंटा। तो पूछा जा सकता है इनकी प्रथम कविता कौन है? इनकी प्रथम कविता कौन है? गिरजे का घंटा, यही इनकी प्रथम कविता है। अब देखिए छायावाद की इनकी प्रथम काव्य संग्रह कौन है? ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो अगला पॉइंट है पंत का प्रथम छायावादी काव्य संग्रह है। तो इनका जो प्रथम छायावादी काव्य संग्रह है वो है उच्छ्वास। उच्छ्वास में व्यंजन संधि है, उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास होता है। तो उच्छ्वास इनका पहला काव्य संग्रह, अर्थात इसमें कई कविताएं संकलित हैं, लेकिन जब कविता पूछी जाए तो क्या होगा? गिरजे का घंटा। तो गिरजे का घंटा इनकी प्रथम कविता और पंत का प्रथम छायावादी काव्य संग्रह क्या है? उच्छ्वास है। और आगे देखते हैं 10वां पॉइंट, पंत का अंतिम काव्य संग्रह। इनका अंतिम जो काव्य संग्रह है वो है गुंजन। तो कभी क्वेश्चन किया जाए तो इनका अंतिम काव्य संग्रह क्या है, वो उसका नाम क्या है? गुंजन। तो इस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं कभी भी किसी भी तथ्य को लेकर के। अगला पॉइंट, पंत ने 1950 से 57 तक, ईस्वी से 1957 ईस्वी तक ऑल इंडिया रेडियो, जो आपके प्रसार भारती का केंद्र है, ऑल इंडिया रेडियो में सेवारत थे। कहने का तात्पर्य ऑल इंडिया रेडियो सेवा में भी इन्होंने कुछ दिन तक कार्य किया था। यहां से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला पॉइंट, कला और बूढ़ा चांद काव्य ग्रंथ के लिए, ध्यान दीजिएगा, कला और बूढ़ा चांद काव्य ग्रंथ के लिए
पंत को, बहुत महत्वपूर्ण है भैया, 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें कब मिला था? 1960 ईस्वी में। किस रचना पर मिला था? तो वो है कला और बूढ़ा चाँद। इसको भी आप रटे रहिएगा, पढ़े रहिएगा, क्योंकि जो पुरस्कृत रचनाएं होती हैं, पुरस्कृत रचनाएं सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपसे क्वेश्चन दो टाइप पूछा जा सकता है। कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना? तो किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। पूछा जा सकता है कला और बूढ़ा चाँद रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1960 ईस्वी में। तो आइए और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में भी क्वेश्चन बहुत ही अद्वितीय क्वेश्चन होते हैं, जहां से क्वेश्चन किया जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इस तरह से कला और बूढ़ा चाँद पर 1960 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और भी बात आपसे की जानी चाहिए। 13वां पॉइंट, पंत को 1961 ईस्वी में, 60 में तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 61 देख लीजिए, 1961 ईस्वी में हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा के लिए पद्म भूषण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था या मिला था। तो पंत को 1961 में हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन किया जा सकता है तो 60 में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहां से भी क्वेश्चन किया जा सकता आप सबके लिए। अगला पॉइंट है, पंत को 1964 ईस्वी में लोकायतन, एक इनका कुछ लोग महाकाव्य, कुछ लोग खंड काव्य मान लेते हैं, इस खंड काव्य पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। तो आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पंत को 1964 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। किस रचना पर? लोकायतन रचना पर। इसमें महात्मा गांधी के जीवन परिचय का वर्णन हुआ है। क्वेश्चन किया जा सकता है कभी भी कि पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? तो पद्म भूषण पुरस्कार 1961 ईस्वी में हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा के लिए। पूछा जा सकता है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चाँद रचना पर मिला था। ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, पंत को 1968 ईस्वी में चिदंबरा, बहुत महत्वपूर्ण, काव्य रचना पर बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य हैं। देखिए 4 पुरस्कार मिले थे मुख्यतः। कभी क्वेश्चन किया जाए कि 1960 ईस्वी में कौन पुरस्कार मिला पंत को? साहित्य अकादमी। 61 में क्या मिला? 61 में इनको पद्म भूषण मिला। पूछा जा सकता है 64 में क्या मिला? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। पूछा जा सकता है 68 में क्या मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इस तरह से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार
इन्हें मिला था। किस रचना पर? चिदंबरा पर। कब मिला? 1968 ईस्वी में मिला था। तो अपेक्षा करता हूँ यहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा गया तो बता सकते हैं। एक अंतिम पॉइंट लिखा देते हैं, 1938 ईस्वी में रूपाभ नामक समाचार पत्र पंत ने प्रकाशित किया था। तो इस तरह से 1938 ईस्वी में रूपाभ नामक समाचार पत्र भी पंत ने क्या किया था? प्रकाशित कराया था। तो कहने का तात्पर्य है आपके मुख्य तथ्य में, मुख्य बिंदु में जितने भी तथ्य महत्वपूर्ण समझे गए वो आपके लिए लिखा दिए गए। इसको आप लोग थोड़ा सा महत्वपूर्ण समझिएगा और एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही पूछा जा सकता है, चाहे वो पुरस्कार से संबंधित, चाहे इनके पुरस्कृत रचना से संबंधित, चाहे जिस तरीके से इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चर्चा पर चर्चा हमारी मुख्य तथ्य से आपकी यहीं तक होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इनकी रचना, प्रमुख रचना से संबंधित। तो आइए प्रमुख रचना की बात कर देते हैं। प्रमुख रचनाओं में तो लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं। पंत की प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं में पहले हम काव्य रचनाएं देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इनके काव्य रचनाओं को हम 4 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में? 4 भाग में बांटेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं को। तो पहले जो भाग में बांटेंगे उसका नाम होगा छायावादी रचनाएं, और दूसरा जो रहेगा प्रगतवादी रचनाएं। ये तो भी काव्य रचनाएं बांटी जा रही हैं। और तीसरा पॉइंट रहेगा अंतश्चेतनावादी या इसी का नाम है अरविंद दर्शन। से प्रभावित रचनाएं। और अगला रहेगा नव मानवतावादी रचनाएं। तो मैंने कहा कि इनकी रचनाओं से क्वेश्चन 4 पार्ट में पूछे जा सकते हैं। कौन काव्य रचना किससे संबंधित है, कौन छायावादी इनकी रचना है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ये आपके यूपी टेट में भी पूछे जा सकते हैं, यूपीएसआई में पूछे जा सकते हैं, और यूपी टीजी पीजीटी में तो आपके बेहतर पूछे ही जा सकते हैं। तो इस तरह से छायावादी रचना, प्रगतवादी, अंतश्चेतनावादी, नव मानवतावादी, ये सारी रचनाएं आप सबसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों, तो छायावादी रचनाएं इनके मुख्यतः हो जाएंगी 5। तो आइए इन 5 रचनाओं को देखते हैं जो छायावादी रचनाओं से संबंधित हैं। तो आइए पहले रचना इनकी हो जाएगी उच्छ्वास। पहली रचना इनकी हो जाएगी उच्छ्वास। उच्छ्वास कब लिखा गया? उच्छ्वास लिखा गया 1920 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1920 ईस्वी में। उच्छ्वास के बाद फिर है ग्रंथि। ये कब लिखा गया? ये भी 1920 ईस्वी में। तीसरी रचना इनकी आएगी वीणा। वीणा जो लिखा गया ये कब लिखा गया? 1927 ईस्वी में। और अगली रचना है पल्लव। पल्लव कब लिखा गया? 1928 ईस्वी में। और अंतिम रचना इनकी जो छायावाद की है वो है गुंजन। गुंजन कब लिखा गया? 1932 ईस्वी में। तो इस तरह से मित्रों 1932 ईस्वी में अंतिम छायावादी रचना यही है काव्य संग्रह के रूप में। तो इस तरह से छायावादी रचनाओं के क्रमवत मैंने नाम लिखा दिए हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा,
पल्लव और गुंजन। ये आपकी 5 रचनाएं कहाँ से संबंधित हैं? छायावाद से संबंधित हैं। तो छायावादी रचनाओं में आपकी यही 5 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। चाहे आपसे क्रमवत पूछे और चाहे पूछ सकता है कि छायावाद की इनकी रचना में कौन है कौन नहीं है, तो यही 5 हैं इनकी छायावादी रचनाओं से संबंधित, जहां से क्वेश्चन किया जा सकता है। अब आते हैं प्रगतवादी रचनाओं में। प्रगतवादी रचनाओं में चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। तो आइए प्रगतवादी रचनाओं में जब चलेंगे तो प्रगतवादी रचनाओं में इनकी संख्या 3 थी। कितनी भाई? 3। पहली रचना का नाम है युगांत। युगांत का तात्पर्य जहाँ युग का अंत हो, अर्थात छायावाद का जहाँ अंत होने की संभावना हो। तो युगांत की रचना इन्होंने किया था 1936 ईस्वी में। और दूसरी रचना है युगवाणी। तो भैया युग रूपी वाणी इन्होंने जो रचना लिखा था 1939 ईस्वी में। और अंतिम है ग्राम्या। क्या है? ग्राम्या। ये है 1940 ईस्वी में। तो इस तरह से प्रगतवादी रचनाओं में इनकी 3 रचनाएं हो जाएंगी। इसकी व्याख्या सबकी हम लिखाएंगे, लेकिन अभी एकत्रित या एक जगह एक रचनाओं को देख लिया जा रहा, ताकि सारी रचनाएं एक बार कंठस्थ हो जाएं। उसके बाद इसकी हम व्याख्या धीरे धीरे करा देंगे। तो युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ये पूछा जाएगा छायावादी रचनाएं हैं प्रगतिवादी। तो इनका नाम किस में जाएगा? प्रगतिवादी रचनाओं में जाएगा। तो इस तरह से प्रगतिवादी रचनाओं में जो नाम आएगा युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। छायावादी रचनाओं में आपके उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव और गुंजन हो जाएंगे। तो इस तरह से इस तथ्य को हम छायावादी रचनाओं को, प्रगतिवादी रचनाओं को अलग अलग तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं अगले तथ्य की ओर। अंतश्चेतनावादी या अरविंद दर्शन से प्रभावित। कहने का तात्पर्य है अरविंद के दर्शन से ये प्रभावित थे पंत जी, इसलिए अरविंद दर्शन से या अंतश्चेतनावादी जो भी तथ्य मिलते हैं, जो भी रचनाएं मिलती हैं, इनकी संख्या हो जाएगी 4। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो आइए इन 4 रचनाओं को भी हम आप सीखते हैं, आप जानते हैं ये 4 रचनाएं इनकी हैं कौन कौन। तो इनकी 4 रचनाएं हैं स्वर्ण किरण। कौन है ये? स्वर्ण किरण। तो स्वर्ण किरण की रचना इन्होंने कब किया था? 1947 ईस्वी में। और ध्यान दीजिएगा दूसरी जो रचना है अंतश्चेतनावादी से, वो है स्वर्ण धूल। इसकी भी रचना 1947 ईस्वी में है। और तीसरी जो रचना है वो आपका यहाँ से जो बनाया जाएगा वो है युग पथ। ये है 1948 ईस्वी में। और चौथी जो रचना है वो है युगांतर। ये है 1948 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिए यहाँ युगांत और युगवाणी है और यहाँ युगपथ और युगांतर, ये सब कंफ्यूज करेगा। पूछा जाएगा जैसे दे दिया गया युगांत, युगवाणी, ग्राम्या और युगपथ या युगांतर, इसमें कौन कौन रचनाएं प्रगतवादी हैं, कौन अंतश्चेतनावादी। आप सबको ध्यान देना होगा युगांत और युगवाणी और ग्राम्या ये प्रगतवादी रचनाएं हो जाएंगी। अंतश्चेतनावादी या अरविंद दर्शन से प्रभावित जो रचनाएं होंगी वो क्या होंगी? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, अर्थात 2 बार स्वर्ण लगा और 2 बार युग लगा। यहाँ पर युगांत है, यहाँ पर युगांतर है, यही दोनों कंफ्यूज करता है। युगांत जो है, युग का अंत, वो प्रगतवादी, और युग में जो अंतर देखा गया वो अंतश्चेतनावादी या अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं होंगी। अगला है नव मानवतावादी रचनाएं। तो नव मानवतावादी रचनाओं को आइए हम आप देखते हैं इस रचना के तथ्य को। तो आइए इनको आप लोग अगर नोट कर लिए हों तो थोड़ा इस ईस्वी को मिटा करके पुनः लिखा जाए। तो स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूल 47, अर्थात आज़ादी की रचनाएं कौन कौन हो गई? स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल। और युगपथ युगांतर हो गई 48 में। तो कहने का तात्पर्य अब आइए चर्चा करते हैं नव मानवतावादी रचनाओं। नव मानवतावादी रचनाएं तो बहुत हैं, 22 इनकी लगभग संख्या है, लेकिन निम्न रचना को देख सकते हैं। तो आइए मुख्यतः जो रचना है उनको हम देखते हैं। एक रचना का नाम है उत्तरा। क्या नाम है? उत्तरा। उत्तरा जो रचना लिखी गई है 1949 ईस्वी में। तो 1949 ईस्वी में जो रचना की गई नव मानवतावादी,
यानी आध्यात्मिक दृष्टि से जो रचनाएं की गई उसमें उत्तरा का नाम आता है। अगला कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद, इसकी रचना 1959 ईस्वी में की गई। इसी रचना पर, कला और बूढ़ा चांद पर अभी मैंने लिखा था कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला पॉइंट है अतिमा। क्या नाम है, अतिमा। ये 1964 ईस्वी में लिखी गई। अतिमा जो रचना है 1964 ईस्वी में। कुछ तथ्यकार इसको 55 भी मानते हैं, जो ज़्यादातर देखने मिलते हैं वो आपके 55 ही मिलते हैं, इसलिए 55 ही सही कीजिएगा। और अगला पॉइंट है, अगले तथ्य की ओर, चिदंबरा। ये भी 1959 की रचना है। और अंतिम है लोकायतन, ये आपका 1964 ईस्वी में। तो इस तरह से प्रमुख काव्य रचना में हम लोग 4 भाग में बांट करके अध्ययन करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस तरह से 9 मानवतावादी रचनाओं में 5 रचनाएं मुख्यतया हैं, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, चिदंबरा और लोकायतन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, ये कैसी रचनाएं हैं, इसमें पुरस्कार सबसे ज़्यादा मिला है। 9 मानवतावादी रचनाएं हैं आपके उत्तरा और कला और बूढ़ा चांद, इसमें आपको अर्थात पंत जी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अतिमा कोई पुरस्कृत रचना नहीं है। चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में लेकिन। और ध्यान दीजिएगा, लोकायतन पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मित्रों किस पर मिला, लोकायतन पर। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला, 1968 ईस्वी में चिदंबरा पर मिला। और कला और बूढ़ा चांद रचना पर जो पुरस्कार मिला था इन्हें 1960 ईस्वी में। तो क्वेश्चन किया जा सकता है आपके द्वितीय शब्दों से या द्वितीय रचनाओं से। क्वेश्चन है छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी, नवमानवतावादी। तो आप लोग अपने आदर्श परक तरीके से इसे अगर याद रखेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचना ये मानी जाएंगी। तो कुल मिला के 5 हो गए छायावादी। कौन कौन, उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव और गुंजन। प्रगतिवादी रचनाएं में 3 है, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। अंतश्चेतनावादी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हो गई 4, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, युगपथ और युगांतर। अगर 9 मानवतावादी रचनाएं पूछी जाएंगी, 9 मानवतावादी सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा और चिदंबरा व लोकायतन, ये मुख्यतः इनकी रचनाएं हैं। अब एक एक रचना में हम लोग देखेंगे क्या क्या वर्णित है। तो क्या क्या वर्णित है इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। और अगले सुमित्रानंद के पाठ्य वस्तु में हम लोग इनकी पढ़ेंगे प्रमुख कहानी, प्रमुख नाटक, इनकी प्रमुख आत्मकथा क्या है और इन रचनाओं की व्याख्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सुमित्रानंद पंत से संबंधित कुछ इनके जीवन परिचय से देखा है, इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा है। और ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण रचनाएं जो अलग अलग काल में प्रभावित थीं। तो हम लोग आज यहीं तक चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, यह आपका विषय वस्तु आपको समझ में आया हो, तो इससे आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।